हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे इतिहास में प्राचीन भारत की जो सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हमने पाषाण काल को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी कि 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। तो चलिए आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन भारत का सेकंड चैप्टर है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। देखिए वर्ष वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। तो देखिए लिख रखा है कि इन्होंने कि 1921 में कब खोजा गया हड़प्पा सभ्यता को? 1921 में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को इसने हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा को कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन से सन में की गई? तो 1921। और किसने की? तो दयाराम साहनी ने। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पहला कौन सा था? हड़प्पा। कि दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब कि जो ये दूसरा शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। देखिए 1921 में तो हड़प्पा को खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। 1922 में किस शहर को खोजा गया? मोहनजोदड़ो को। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी में। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो जिसको कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? सबसे पहला तो आपका आंसर होना चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से राज्य या प्रांत में है? तो वो सिंध प्रांत में। अब जिला कौन सा है? तो वो है लरकाना जिला। कई बार तो सीधा पाकिस्तान हिंदुस्तान ऐसे दे देता है, कई बार प्रांत भी पूछ लेता है, कई बार जिला भी पूछ लेता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत मतलब कि सिंध राज्य में है। और कौन सा जिला है? लरकाना जिला। नेक्स्ट देखें, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन की खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक मतलब कि डायरेक्टर कौन था? कि सिंधु घाटी सभ्यता की विधिवत रूप से घोषणा कब हुई? अनाउंसमेंट कब हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को हमने खोज निकाला है? तो कब हुई थी? 1924 में। क्योंकि इससे पहले 2 जगह की खोज की जा चुकी थी। 1921 में तो हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। तो 1924 में जब अनाउंसमेंट हुई कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज जो है शुरू हो गई है, तो इस समय उसका डायरेक्टर कौन था जो कि खोज करवा रहा था पुरानी चीज़ों की? ये कौन था? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक बोल दो या फिर डायरेक्टर बोल दो, कौन था? सर जॉन मार्शल। अगला है JF मेके ने 1927 से 1931 तक तथा JF डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन मतलब कि खोज का काम, खोदने का काम किया, मतलब उस जगह की खुदाई शुरू करवाई?
तो खुदाई किस शहर की करवाई गई थी? मोहनजोदड़ो की। देखिए, वैसे तो मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज लिया, लेकिन बाद में जो है ये जो और आते गए ना कंपनी में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, तो इस सबसे पहले है JF मेके। इसने 1927 से 1931 तक 4 साल इसने मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी इकट्ठा की, मोहनजोदड़ो की जगहों की खुदाई करवाई, वहाँ का पता लगे कि कैसा ये शहर था, क्या क्या यहाँ की विशेषता थी। उसके बाद जो है JF डेल्स ने भी यहाँ की वो करवाई थी खुदाई करवाई कुछ जगह की। उसने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या नए फैक्ट हैं। तो JF डेल्स ने कब खुदाई करवाई मोहनजोदड़ो की? 1963 में। याद रखना, राखलदास बनर्जी ने 1922 में, जो कि सबसे मेन है। फिर जो है JF मेके ने 1927 से 31, JF डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चल गया है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अभी तक 1500 स्थल या 1500 जगह से इसके संकेत होने के मिले कि 1500 जगह तक, ये 1500 स्थानों तक यह फैली हुई थी। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई। ये 7 स्थल कौन कौन से हैं कि 1500 जगह मिली है, जिसमें से कौन कौन से हैं जो कि सातों के सातों क्या है? नगर है, शहर है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी, शहरी थी, तो ये कौन सी सभ्यता थी? शहरी थी। शहरी बोल दो या नगरीय बोल दो, दोनों एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण नहीं थी, शहरी थी। इसमें शहर बसे हुए थे, जैसे सब बड़े बड़े शहर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और भी आएंगे आगे, चनहूदड़ो हो गया, ये लोथल, कालीबंगा। देखिए ये 7 आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो हमारा हो ही गया हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो। इन दोनों को तो हमने पढ़ लिया। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, मोहनजोदड़ो की 1922 में। अगला है चनहूदड़ो। ये 3 आप इस टाइप से याद रख लो कि हड़प्पा तो सबसे मेन हो ही गया क्योंकि संस्कृति का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो को साथ में याद कर लो क्योंकि लास्ट में अड़े लगा हुआ है। मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। अब आ गया लोथल, कालीबंगा। इन दोनों को साथ याद कर लो, लोथल कालीबंगा, लोथल कालीबंगा। और जो सुतकांगेडोर और सुरकोटदा है, ये से स्टार्ट होते हैं वर्ड, जो है सुतकांगेडोर, सुरकोटड़ा। 7 नगर कौन कौन से हैं? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। हड़प्पा अलग हो ही गया, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, सुरकोटदा। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, सुतकांगेडोर जो है शायद ये यूपी में होना चाहिए, शायद, मुझे ध्यान नहीं इतना। चलिए आगे। मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला, हमने पीछे पढ़ा था ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ? मतलब कि पहले तो इन्होंने मोहनजोदड़ो का बता दिया कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों या प्रेतकों का टीला। अगला पूछ रहा है कि राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, मतलब कि एक जगह का नाम और है जो कि राजस्थान में स्थित है और उसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका अर्थ क्या, इसका आंसर आपका क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया? तो कौन से 2 राज्यों को बताया है? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने। अगला है, मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो वो कौन सी प्रजाति के? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है।
तो मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। अगला है, किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खंभों, नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में पता नहीं था? देखो, मेहराब होता है मस्जिदों के ऊपर बनने वाला, मस्जिद में जो बनाए जाते हैं ना ऊपर गोलाकार, जिसके ऊपर लोहे की वो लगी होती है पाइप सी, उसको मेहराब बोला जाता है। तो मेहराब का प्रयोग तो मध्यकालीन भारत में होने लगा था, जब दिल्ली सल्तनत का शासन आया, मुगल लोग आए थे, बाबर आया था, उसमें मेहराब का प्रयोग होने लगा था। वैसे उससे पहले प्राचीन भारत में लोगों को मेहराब का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तो कुओं, खंभों और नालियों के निर्माण का तो ज्ञान था, लेकिन मेहराब के बारे में पता नहीं था। तो वो हड़प्पा के लोग ही हो गए, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को मेहराब के बारे में ज्ञान नहीं था। मेहराब तो मध्यकालीन भारत में आएगा। अगला पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित, समतावादी मतलब कि अच्छी थी, उचित थी, समतावादी मतलब समानता पर आधारित थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या है? मुद्राएं। ये पूछ रहा है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें व्यापार करने के लिए और आर्थिक रूप से घरबार चलाने के लिए किस चीज़ का वो प्रयोग करते थे? वो मुद्रा का प्रयोग करते थे। जैसे कि आज भी हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसमें रुपए, पैसे, सिक्के आदि शामिल हैं, तो इसमें मुद्राओं का ही प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता, मतलब कि मुद्राएं जो है बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? टेराकोटा से। सिंपल से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं जो है वो किससे बनी होती थी? वो टेराकोटा नाम की एक धातु से बनी होती थी। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। देखो, मोहनजोदड़ो कौन से प्रांत में है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो तो सिंध प्रांत में है, जबकि हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रांत में स्थित है। वो लरकाना ज़िले में है, ये हड़प्पा है मोंटगोमरी ज़िले में। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चे, दोनों ही स्थान पाकिस्तान में, एक सिंध में है, एक पंजाब प्रांत में है। एक का लरकाना ज़िला है, एक का मोंटगोमरी ज़िला है। किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? देखो, इतना डीप भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के बाएं तट पर है, तो वो किस नदी के बाएं तट पर है? रावी नदी। रावी नदी। सीधा भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी। दायां बायां भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखना बाएं किनारे पे है, बाएं तट पे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा के टीले के विषय में सबसे पहले जानकारी कब मिली? 1826 में। किसने? चार्ल्स मेसन ने दी, लेकिन इसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में 1921 में जो है इसकी दयाराम साहनी ने अच्छे ढंग से खोज की, खुदाई करवाई, तब जो है हड़प्पा जो शहर था वो अस्तित्व में आया, इसके बारे में दुनिया को पता चल पाया था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो चार्ल्स मेसन ने दी थी जानकारी 1826 में, इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है, पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये हड़प्पा शहर हो गया, ये हड़प्पा नगर हो गया, तो इसमें जो है ना पूरा नगर मान लो इतना फैला हुआ है, तो इसमें ऐसे तरीके से बना था। एक तो पूर्वी टीला हो गया इस साइड, और एक हो गया मतलब पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। इसमें दो जगह बने हुए थे, दो जगह से लोग बसते थे, एक उस साइड बसते थे पूर्व की साइड, एक पश्चिम की साइड बसते थे। तो जो है पूर्वी टीले को, इसको क्या कहा जाता था? नगर। यहाँ पर नगर थी, यहाँ पर लोग, व्यापारी लोग रहते थे, अमीर लोग जो थे वो रहते थे नगर में। दूसरा जो था पश्चिमी टीला, इसको क्या बोला जाता था? दुर्ग। ये थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था, ये थोड़ा सा नीचे स्थित था। ये ऊंचा था,
ये नीचा था। तो यही पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हड़प्पा नगर है जिसमें कि 2 भागों में वो बंटा हुआ है, जिसके और इसका पूर्वी टीला है उसको नगर बोला जाता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो पश्चिमी टीला है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? दुर्ग। याद रखना। ऐसी हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें बहुत सारे नगर बंटे हुए। आगे एक आएगा धोलावीरा नगर जो कि 3 भागों में बंटा, उसमें बीच में एक और आएगा। तो ऐसे दिया, वो आगे क्वेश्चन आएगा, आप देख लेंगे। लेकिन हड़प्पा का आप याद रखना, निचला जो था पूर्वी उसको नगर, ऊपर जो था उसको दुर्ग। अगला है, हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में, हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है। 1 मिनट। देखिए कि हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे कि R37 का नाम दिया गया। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो उसमें क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता से सीधा ये आता है एग्ज़ाम में, तो कि हड़प्पा सभ्यता से जो कब्रिस्तान मिला है उसका क्या नाम है? R37। R37 हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए कब्रिस्तान का क्या नाम है? R37। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है वह किस लकड़ी का बना हुआ है? देखो उस लकड़ी का नाम पूछा गया, तो किसका बना हुआ है? वो देवदार का बना हुआ है। याद रखना, कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और कब्रिस्तान में जो है एक ताबूत है, ताबूत जो है वो लकड़ी का बना है। और वो कौन सी लकड़ी का बना है? तो वो देवदार लकड़ी से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में अन्नागार जो है, अन्नागार मतलब कि जिसको भंडार घर बोलते हैं, जिसमें अनाज रखते हैं इकट्ठा करके, गड्डी से बाहर मिला है, मतलब कि नगर से बाहर मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो में यह गड्डी के अंदर है। 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। अन्नागार जो है कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है। लेकिन जो हड़प्पा का अन्नागार है वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, जो कि 6 की 2 पंक्तियों में मिला है, जिसमें कि 12 कक्षों वाला एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त है। वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। याद रखना, अन्नागार 12 कक्षों वाला अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्योंकि कृषि शुरू हो गई थी इससे पिछले पीरियड में ही, पाषाण काल में तो कृषि ही लोग ज़्यादा करते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन वो किस चीज़ का करते थे? कपास का। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? वो अज्ञात थे। मतलब कि आज तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेखों को या फिर लिखी हुई चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें पता ही नहीं कि वो कौन सी लिपि में लिखी गई। इसलिए बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात थी। अगला आपका है कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो वो चित्रलिपि, मतलब चित्रों के माध्यम से इन्होंने ज़्यादा दिखाया है अपने आप को, कि कहीं पर भी गुफाओं पर मिले हैं या फिर कहीं घरों के बाहर या कहीं पर स्तंभ पर मिले हैं लिखे हुए, तो चित्र बनाकर उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, तो हमें पता नहीं कि वो चित्र किस चीज़ के हैं और उन चित्रों के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो चित्रलिपि थी। अगला है कि सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया था? मतलब कि कोशिश की थी इसको पढ़ने की किसने? डॉक्टर अस्को परपोला, SR राव, आई महादेवन, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु लिपि को किसने पढ़ने की कोशिश की थी? डॉक्टर अस्को परपोला, SR राव, आई महादेवन आदि ने, लेकिन इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? राज्य व्यवस्था मतलब कि शासन करने का तरीका कैसा था? कुलीन तंत्रिता, मतलब कि अमीर लोग जो थे, कुलीन लोग जो थे, वो ज़्यादा शासन करते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार ज़्यादातर किसके बने होते थे? तो वो तांबा, टिन या फिर कांस्य के बने होते थे। किसके?
ताम्र या तांबा, टिन या फिर कांसा। एक बात याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता को कैसी सभ्यता बोला जाता है, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांसा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। बर्तन देख लो या फिर कुछ और चीज़ें बनाई हुई देख लो, वो सबसे ज़्यादा किससे बनी हुई है, वो कांसे से बनी हुई है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या क्या थी। ये 16 थी। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय माप की संख्या कितनी थी। 16, 32, 48, 64 ऐसे करके थी, तो 16 थी। देखो बाटों की तौल के अनुपात में 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट सबसे ज़्यादा प्रयोग होते थे। जिनका वजन 16 था उनको सबसे ज़्यादा, जैसे कि आज 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो का होता है, ऐसे करके ना, तो 1 किलो का बाट था, 2 का था, 4 किलो का था, 8 किलो का था, 16 किलो का था, 32 का, लेकिन 16 वाला ज़्यादा यूज में लिया जाता था। अगला है मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली, मतलब कि जल को नगर से बाहर निकालने का जो सिस्टम था, नालियों का बना हुआ, घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने का, या फिर वर्षा जब होती थी तो वर्षा के पानी को नगर से बाहर निकालने का जो सिस्टम था, नालियाँ बनी हुई थी, वो काफ़ी अद्भुत थी, मतलब कि बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ पर जल निकास का। यहाँ से ईंट बनाने का भट्ठा मिला है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। घरों में सीढ़ियाँ मिली है, मतलब कि ऊपर जाने की जगह थी। कपास के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। किस तरह की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, तो कांस्य नर्तकी। मैं पहले भी बताया था आपको कि जो है हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, तो कांस्य की नर्तकी मिले। याद रखना कहाँ की ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे अद्भुत थी, मोहनजोदड़ो की। ईंट बनाने का भट्ठा कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। घरों में सीढ़ियाँ कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से। कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। बाकी जगह भी मिले हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इनको हाईलाइट किया कि ज़्यादा फेमस थे। पत्थर का लिंग कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। और जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति, मतलब कि नृत्य करती हुई एक स्त्री की मूर्ति बनी हुई है, वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो पत्थर की बनी है, तांबे की बनी है, टिन की बनी है, या कांसे की बनी है। तो याद रखना जो मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति है, वो कांसे से बनी हुई है, कांसे। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। सबसे पहले क्वेश्चन आया था, दूसरा ही हमारा फैक्ट था ये कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, 1922 में। किसने की, राखल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में है। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और लरकाना ज़िले में है। अगला है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, मतलब कि मोहनजोदड़ो शहर था, उसमें सबसे फेमस क्या था, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर, तो वो लंबा है। 7.01 मीटर वो चौड़ा है, और 2.43 मीटर जो है वो गहरा है। क्या है, विशाल स्नानागार, मतलब कि एक बड़ा सा स्नानागार मिला है, नहाने का स्थल मिला है, जैसे आज की स्विमिंग पूल टाइप में, काफ़ी बड़ा है। उसके आपको लंबाई याद रखने की 11 पॉइंट, इसकी लंबाई कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये तो पूछा ही जाता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, विशाल स्नानागार। और हड़प्पा का महत्वपूर्ण स्थल क्या है, अन्नागार, जिसमें कि 12 दरवाजे थे। तो मोहनजोदड़ो का जो ये स्नानागार है, इसकी लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 7.01, और इसकी गहराई कितनी है, 2.43 मीटर। इस जो स्नानागार स्विमिंग पूल टाइप में बना हुआ है, इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, और स्विमिंग मतलब कि स्नानागार का गंदा पानी निकालने के लिए साइड में जगह भी, नाली भी छोड़ी हुई है। वर्षा का पानी इसमें इकट्ठा होता था और लोग स्नान करते थे। अगला है, किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, सर जॉन मार्शल ने। आश्चर्यजनक तो इसलिए कहा है कि देखो इतने साल पुरानी बात है, और आज के स्विमिंग पूल टाइप में उसमें भी स्नानागार होता था, तो इसलिए एक आश्चर्य की बात हुई। मतलब कि लोगों को एक अचंभा सा हुआ सुनकर कि स्विमिंग पूल भी होते थे मोहनजोदड़ो में। तो ये इसको किसने कहा है, सर जॉन मार्शल ने। अगला है कि 45.71 मीटर लंबा
और 15.23 मीटर चौड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो अन्नागार है। देखिए अन्नागार आपको मोहनजोदड़ो से भी मिलेगा, हड़प्पा से भी मिलेगा और मोहनजोदड़ो से भी मिलेगा। मोहनजोदड़ो वाले में लंबाई पूछेगी तो मतलब एग्जाम में लंबाई आती है, हड़प्पा वाले की लंबाई नहीं आती। वहाँ पर 6-6 की पंक्ति में 12 दरवाजे 12 कक्ष वाला अन्नागार है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में इसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, विशाल अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो का 2 चीज़ फेमस है, स्नानागार हो गया और एक हो गया अन्नागार। भंडारगृह बोल दो या अन्नागार बोल दो, एक ही बात है। स्नानागार बोल दो या फिर आज के टाइम का स्विमिंग पूल आप बोल सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट आपका कि कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति में हुई है? तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति में, मतलब कि इन ईंटों को किस तरह से उसमें चिनाई की गई है, कैसे उनको लगाया गया है, तो किस में लगाया गया है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति में। नेक्स्ट आपका है कि मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है या नारी की? तो किसकी मिली है? नारी की, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो से नारी की नृत्य करते हुए एक कांस्य की मूर्ति मिली है। इसीलिए पूछा है कि मोहनजोदड़ो में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, जिसमें से पुरुष की बजाय नारी की मूर्तियाँ जो है वो ज़्यादा है। अगला है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा। कालीबंगा गंगानगर में भी आ जाता है कभी कभी और हनुमानगढ़ जिले में भी दे देता है, क्योंकि कई बुक्स में हनुमानगढ़ दिया हुआ है, कई बुक्स में गंगानगर दिया हुआ है। कि राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में किसने की थी? ए घोष ने की थी। मतलब सीधा सा पूछा गया है, कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, कालीबंगा की खोज कब हुई? 1953 में हुई। किसने की थी? ए घोष ने की थी। ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला देखिए, प्राक हड़प्पा युगीन जुते हुए खेत और हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? प्राक हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जब शुरू होती है तो उसमें 2 पीरियड बांटे गए। एक तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से थोड़ा सा पहले का, एक उत्तर हड़प्पा जो कि हड़प्पा के बाद का। बीच में हड़प्पा विकसित थी जब उससे थोड़ा सा पहले और उससे थोड़ा सा बाद में, जब वो पतन की ओर जा रही थी। तो हड़प्पा में, प्राक हड़प्पा में जूते हुए खेत की सीधा आता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है, बहुत बात इम्पोर्टेंट है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में? गंगानगर जिले में। और हवन कुंडों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला पॉइंट है, वह एकमात्र सैंधव शहर कौन सा है जहाँ से ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है? ईंटों का बना कृत्रिम गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या होता है? बंदरगाह होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। गोदीवाड़ा किसको, डॉकयार्ड किसको बोला जाता है? बंदरगाह को बोला जाता है। और जो ये गोदीवाड़ा ईंटों का बना हुआ है और ये डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पर? आपका गुजरात। और गुजरात आपको सभी को पता है समुद्र तट के किनारे स्थित है, इसलिए लोथल जो है वहाँ का एक शहर है। और लोथल से ही जो है कृत्रिम गोदीवाड़े मतलब कि एक बंदरगाह बनाएगी जहाँ पर जहाज़ों से आकर सामान उतारा या फिर चढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, अहमदाबाद ज़िले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में SR राव ने, देखो कितना घुमाकर पूछ रखा है, इसको मैं आपको सीधा बताती हूँ कि जो ये लोथल शहर है ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। सबसे पहला तो फैक्ट यही हो गया। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। इसकी खोज कब की गई? 1957 में की गई। किसने खोज की? SR राव की ने। लोथल की खोज किसने की? 1957 में। देखो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था और उसके 10 साल बाद जो है लोथल को खोजा गया और इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की 1957 में। और लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात के। और किस नदी के किनारे? इस नदी का नाम पूछा है सिर्फ आपको, भोगवा नदी के किनारे। जैसे कि
हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो वो रावी नदी के बाईं तट पर था। इसी तरह पूछा है कि लोथल जो कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, यह किस नदी के किनारे है? यह भोगवा नदी के किनारे है। ये लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, ये 5-6 स्थल हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इनके बारे में याद करना पड़ेगा। अगला है सागर तट पर स्थित लोथल जो है कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये पश्चिम एशिया से, मतलब पश्चिम की साइड है ना गुजरात, हमारे मैप में देखें तो, इंडिया के मैप में, तो ये पश्चिम की तरफ से व्यापार का मुख्य बंदरगाह था लोथल। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार होता था? तो लोथल का ही होता था, क्योंकि लोथल से ही जो है हमें वो मिला है डॉकयार्ड। किस स्थल से होता था? लोथल से, मेसोपोटामिया के साथ, क्योंकि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक दूसरे के समकालीन मानी जाती, कि दूसरे देश में जो है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, मतलब एक जगह पे, तो और दूसरी जगह जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता भी उसी समय पनप रही थी, उसी समय चल रही थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था, और व्यापार की प्रमुख जगह कौन सी थी? लोथल, क्योंकि यहीं पर जो है समुद्री जहाज़ों के ठहरने का स्थान था। लोथल में ही बंदरगाह बना हुआ था व्यापार करने के लिए। अगला है कि किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो हमें किस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से व्यापार होता था? सबसे पहला तो अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगाते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह था। तो बंदरगाह अगर है तो नॉर्मल सी बात है कि समुद्र से व्यापार तो हो रहा है, लेकिन दूसरे से देशों के साथ हो रहा है। तो वो किस चीज़ से पता चलता है? कि लोथल से फारस की मुद्रा मिली है, मतलब कि जो फारस में उस समय मुद्रा प्रयोग मिलाए जाते थे, जो रुपया पैसा प्रयोग मिलाया जाता था, वो लोथल से मिला है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से फारस के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। अगला है लोथल से प्राप्त एक मृदभांड, मतलब एक बर्तन पर एक ऐसा चित्र मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। कि पंचतंत्र की कहानी जो है चालाक लोमड़ी वो लिखी हुई है। वहाँ किस पक्षी का चित्रण सबसे ज़्यादा किया गया है? तो चालाक लोमड़ी में बतख की जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन किस जगह के मृदभांड पर मिला है? तो आपका आंसर होगा लोथल, क्योंकि लोथल में मिला ये मृदभांड जिस पर कि चालाक लोमड़ी का चित्रांकन किया गया है। लेकिन इस चालाक लोमड़ी की जो कहानी लिखी हुई है बर्तन पर, उसमें सबसे ज़्यादा किस पक्षी का चित्र बनाया गया है? तो वो बतख का बनाया गया। इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। अगला पॉइंट है किस स्थल पर दरवाजे जो है बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? तो ये कौन सा है? लोथल। तो देखिए बगल का मतलब है कि देखो एक तो हमारी होती है मेन सड़क शहर की, और एक होती है अंदर की गलियाँ। तो बाकी जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी शहर थे या नगर थे, उन सभी के जो घरों के दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, पतले पतले गलियों में। लेकिन जो ये लोथल है, लोथल एक ऐसा शहर है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित, कि वहाँ के जो दरवाजे थे वो मेन सड़कों पर ही खुलते थे, जो कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी वहाँ पर खुलते थे। गलियों में इस शहर के दरवाजे, घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। तो यहीं पूछा गया, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये काफ़ी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए आप, क्योंकि यूनिक है। पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ लोथल के ही जो है वो दरवाजे सिर्फ सड़कों पर खुलते थे, बाकी सभी नगरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। अगला है हड़प्पा कालीन एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? वो कौन सा है? चनहुंदड़ो। नगर दुर्ग मैंने आपको अभी बताया था ऐसे बनाकर कि इस साइड में ऊंचा है एक नीचा है, तो ये नगर वाला था पूर्वी, और ये कौन सा था? दुर्ग। तो जो है चनहुंदड़ो में ये नगर था ही नहीं, मतलब ये नहीं था चनहुंदड़ो में, सिर्फ दुर्ग था जो कि ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसमें कि ग्रामीण लोग रहते थे। यहाँ पर तो नगर के लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, लेकिन चनहुंदड़ो में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक दुर्ग ही बना हुआ था। इसमें नगर दुर्ग का अभाव था, मतलब नगर और दुर्ग दोनों ही नहीं था, ये चनहुंदड़ो बीच में बसा हुआ था।
नगर भी नहीं है, दुर्ग भी नहीं है। चनहुंदड़ो ऐसे ही बसा था। लेकिन बाकी जो भी मोहनजोदड़ो के शहर है वो 2 भागों में बंटे हुए थे। सिर्फ एक धोलावीरा था जो कि 3 भागों में बंटा था। चनहुंदड़ो किसी भी भाग में नहीं बंटा था। अगला है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कि चनहुंदड़ो के बारे में बताया गया है कि चनहुंदड़ो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूर दक्षिण में। का उत्खनन मतलब कि खुदाई कब हुई? 1931 में हुई। किसने करवाई? गोपाल मजूमदार ने। कि चनहुंदड़ो को कब खोजा गया था? 1931 में। याद कीजिए, मैंने हड़प्पा का आपको बताया था कि हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में। 1922 में मोहनजोदड़ो को। अब याद रखिए कि हड़प्पा के पूरे 10 साल के बाद 1931 में चनहुंदड़ो की खोज हुई थी। और किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। मजूमदार मतलब कि मज़े में इसने चनहुंदड़ो की खोज कर दी हड़प्पा सभ्यता के 10 साल बाद। ऐसे आप ट्रिक लगा के पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अगला पॉइंट हमारा कि वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहाँ से मनके बनाने का कारखाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कई बार आता है। मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें मिली हैं। कि मनके मतलब कि जो ये होते हैं ना, हाथी दांत से मनके, मणिये, मोती बनते हैं। हमारे जो मोती बनते हैं, मणि बनाई जाती है, मालाएं बनाई जाती है, मालाओं में पिरोने वाले जो मनके होते हैं उनका कारखाना मिला है। और वक्राकार आकार की ईंटें मिले। तो ये कहाँ से मिली हैं? ये चनहुंदड़ो से मिली है। चनहुंदड़ो अभी भी बताया था कि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। तो मोहनजोदड़ो अगर पाकिस्तान में है तो चनहुंदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित होगा। अगला पॉइंट है, हम हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज SR विष्ट ने की। वहाँ से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों के सांस्कृतिक अवशेष मिले। तो ये कौन सा है? बनावली। एक ही फैक्ट में 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये आप याद करो कि बनावली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में कौन से ज़िले में है? हिसार ज़िले में। और इस बनावली की खोज कब की, किसने की थी? SR बिष्ट ने की थी। बनावली की खोज किसने की? SR बिष्ट ने की। और जो ये बनावली है यहाँ से कैसे अवशेष मिले हैं, कौन से संस्कृति के? तो पूर्व हड़प्पा मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के शुरू होने से पहले के भी थोड़े थोड़े अवशेष मिले हैं। और जो विकसित हड़प्पा थी जिसमें पूरा हड़प्पा का डेवलपमेंट हो चुका था, उसके अवशेष भी हड़प्पा से, इस बनावली से मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। अगला हमारा पॉइंट है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोतड़ा की खोज वर्ष 1964 में किसने की? जगपति जोशी ने। सबसे पहले आप याद करो किसके बारे में जिक्र हो रहा है? सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा क्या है? एक बंदरगाह नगर है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। ये भी पूछ लिया जाता है। और गुजरात के किस जिले में है? कच्छ जिले। आपको साथ में जिले भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि जिलों से कई बार क्वेश्चन आता है। जिले हो गए, नदी हो गए, इनके बारे में जो ये ऊपर हमने 7 नगर पढ़े थे ना हड़प्पा सभ्यता के, उन 7 नगरों के तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। इनके जिलों के नाम, इनके राज्यों के नाम, इनकी नदियों के नाम, की कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो खोज 1964 में हुई थी। ठीक है, जगपति जोशी ने की थी। अब आगे यहाँ पे देखिए, 1 मिनट। यहाँ ने आपको ऊपर जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तो इसके साइड में जो ये दी हुई ये भी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ और देख लीजिए, केंद्र व विस्तार। कि हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब में हुआ, सिंध में। पंजाब पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो दोनों जगह के जो पंजाब है, दोनों जगह ये हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। और सिंध जो है ये पाकिस्तान में, तो सिंध प्रांत में भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, क्योंकि सिंध में ही तो मोहनजोदड़ो स्थित है ना। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में है, मतलब कि सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। यहीं से इसका विस्तार पूर्व में हुआ और दक्षिण की ओर हुआ। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, पंजाब पाकिस्तान वाला, सिंध पाकिस्तान वाला, बलूचिस्तान, गुजरात भारत में हो गया, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये भी भारत में के सीमांत प्रांत आते हैं। मतलब कि यहाँ से इसके ज़्यादा क्षेत्र मिले हैं। आगे इसका फैलाव उत्तर जो है, मतलब कि
उत्तर, इसकी चारों दिशाएं गई। उत्तर में मांडा, ऐसे देखो ये हो गई हमारी चारों दिशाएं। तो इसका विस्तार कैसे, उत्तर में तो मांडा, आपको ये इनकी चारों दिशाओं का याद रखना कि कहाँ तक फैला। उत्तर में मांडा, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हो गया। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ पर है, याद रखना, महाराष्ट्र में। अगला है पश्चिम में सुतकांगडोर, इस साइड क्या है, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर कहाँ पर है, गुजरात में। नहीं, सुतकांगडोर शायद पाकिस्तान में है। अगला है, और पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर, ये यूपी में है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो ऐसे बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता कैसे फैली हुई थी। तो उत्तर में याद रखना मांडा, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट नीचे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में कहाँ, दक्षिण से दैमाबाद, दैमाबाद में, और दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आगे पूर्व में कहाँ है, आलमगीरपुर, आलमगीर कहाँ पर है, यूपी में। नेक्स्ट है पश्चिम, पश्चिम में कौन सा है, सुतकांगडोर तक फैला हुआ है, याद रखना, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतकांगडोर। और ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार या क्षेत्र कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार, मतलब कि इसकी शेप ऐसे त्रिभुज के जैसी है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है त्रिभुज में। जो यहाँ पे मांडा आ जाएगा, यहाँ पे दैमाबाद, यहाँ पे आलमगीरपुर, यहाँ पे सुरकोटना। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600, 12,99,000, आप ऐसे याद करो डायरेक्ट, 12,99,600। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600। जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया, मतलब किसकी, जो समकालीन सभ्यताएं, मैं अभी भी पीछे बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं चल रही थी। तो उसमें मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता जो है वो बड़ी थी, विकसित थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता संबंधी प्रमुख कथन। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, ये किसने कहा था, ये व्हीलर ने और गार्डन दोनों ने कहा था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहीं से हड़प्पा सभ्यता निकल कर आई है। ये बात किसने बताई है, व्हीलर ने और गार्डन ने। इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया कि इस सभ्यता का जन्म बलूची, वन्य एवं कृषक संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ। ये किसने कहा था, फेयर सर्विस ने। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता को आर्य सभ्यता किसने कहा है, तो ये लक्ष्मण स्वरूप पुष्कालके ने कहा है, लक्ष्मण स्वरूप पुष्कालके ने। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को द्रविड़ लोग किसने बताया, तो R.D. बनर्जी ने बताया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता किसने कहा, तो व्हीलर और गार्डन ने कहा। इस सभ्यता को बलूची, वन्य कृषक संस्कृतियों का प्रभाव से इसका जन्म बताया, तो किसने बताया, फेयर सर्विस ने बताया। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है, एक तो आर्य सभ्यता वाला, एक मेसोपोटामिया वाला। आर्य सभ्यता की देन किसने बताया, लक्ष्मण स्वरूप ने। और द्रविड़ जो है यहाँ के लोग थे, उनको किसने बताया है, R.D. बनर्जी ने। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल बताए गए हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे ना, इसका विस्तार उत्तर में देखिए आ गया। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ये सबसे उत्तरी स्थल है, अभी हमने पढ़ा। कालीबंगा राजस्थान में, जिसके गंगानगर जिले में है। और कालीबंगा का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है मुंडी गाक और शोतुर्ग, अफगानिस्तान में ये दो ही प्लेस मिली। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के दो ऐसे स्थानों के नाम बताओ जो सिर्फ पाकिस्तान में स्थित है, शोतुर्गई और मुंडी गाक। अगला है मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाको है, बालाकोट, रानागुंडा, ये भी कहाँ है, ये बलूचिस्तान में है। ये भी भारत से बाहर हो गए, भारत से बाहर एक तो ये अफ़गानिस्तान में हो गई, दो मुंडी गाक और शोतुर्गई, और बाकी जो ये बलूचिस्तान में 5 जगह। दो तो से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, सुतकांगेडोर और सुतकाको है। एक मेहरगढ़ हो गए जहाँ से कृषि के अवशेष मिले, बालाकोट और रानागुंडई। एक डाबरकोट भी आता है, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है। अगला है हड़प्पा डेरा इस्माइल खान रहमान ढेरी, ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी पंजाब में है। कहाँ पर, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में।
जहाँ पर हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ पर आपको पता है ना, पाकिस्तान में है और पश्चिमी पंजाब में है। अगला है रोपड़। रोपड़, चक 86, बाडा, संघोली कहाँ पर है? ये भारत के पंजाब में है। पाकिस्तान के पंजाब में तो हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी है। और जो भारत का पंजाब है इसमें रोपड़ सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, कि रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के पंजाब में स्थित है। अगला बनावली हमने पढ़ा था कि हमारे हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। मिताथल कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस इसको ही माना जाता है। पूछा जाता है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है? राखीगढ़ी। इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। आलमगीर पूछा गया है, और हुलास ये कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है? यूपी में। आलमगीर कहाँ पर है? यूपी। हुलास कहाँ है? यूपी। नेक्स्ट देखिए, लोथल आ गया। लोथल, रंगपुर, भगतराव ये कहाँ पर है? काठियावाड़, गुजरात में स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। भगतराव कहाँ है? गुजरात में। इसमें से लोथल सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा, सूरकोतड़ा, ये कच्छ रण का क्षेत्र, ये भी गुजरात में, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। बच्चे 2 खाड़ियाँ दी गई है गुजरात में क्योंकि समुद्री तट का किनारा है। ये खंबात खाड़ी में है, लोथल, रंगपुर, भगतराव, ये 3 तो खंबात की खाड़ी में, जबकि धोलावीरा और सूरकोतड़ा जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में ही। अब नेक्स्ट आपके बताएगी कि सैंधव सभ्यता के पतन की व्याख्याएं और व्याख्याकार, मतलब कि इसके पतन के कारण हमें बताया कि कोई तो कहता है इसका पतन ज़्यादा बाढ़ आने से हो गया, पानी में लोग डूब गए, घर डूब गए। कोई कहता है कि भूकंप आने से ये सभ्यता नष्ट हो गई, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ। तो इसके बारे में विचार दिए गए हैं। इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बाढ़ को किसने कारण माना है हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने का, तो जॉन मार्शल, मेके, एस.आर. राव, ये 3 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता का पतन किसने माना है? जॉन मार्शल, मेके, एस.आर. राव। अगला है कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। सिंधु मतलब कि जो नदी यहाँ पर बहती थी उसने अपना मार्ग या रास्ता बदले, जिससे कि यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला, क्योंकि सिंधु नदी का पानी ज़्यादा यूज़ करते थे, तो जिससे कि लोग बिना पानी की जो है मर गए उनको, और वो सभ्यता जो है धीरे धीरे वो नगर जो उजड़ गए और ख़त्म होने लगे। तो ये H.T. लैम्ब्रिक याद कर लेना आप सीधा, कि सिंधु नदी का मार्ग बदलने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसको किसने माना है? तो लैम्ब्रिक का ये मानना है कि सिंधु नदी ने जब अपना रास्ता बदल लिया तो हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई। अगला है शुष्कता, मतलब कि शुष्कता आ गई, कमी आ गई पानी की, और घग्गर का सूख जाना। तो ये D.P. अग्रवाल और सूद मानते हैं। लैम्ब्रिक तो सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन मानते हैं, जबकि ये मानता है कि घग्गर नदी जो पानी यूज करते थे यहाँ के लोग, वो नदी सूख गई जिससे कि पानी की कमी आ गई और शुष्कता हो गई। तो D.P. अग्रवाल और सूद ऐसा मानते हैं। अगला है बर्बर आक्रमण, मतलब कि भयंकर बाहरी जातियों के आक्रमण हुए तो उससे ये सभ्यता खत्म हो गई। तो ये व्हीलर ने माना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बाहरी आक्रमणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन किसने माना है? व्हीलर ने। व्हीलर का क्या थॉट था कि बाहरी लोगों के आक्रमण हुए और इसने जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। अगला है परिस्थिति की असंतुलन, मतलब कि प्रकृति में असंतुलन हो गए जिससे कि लोगों का यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो इसको कारण किसने माना? फेयर सर्विस ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक व्हीलर वाला, एक सबसे पहले मैंने आपको बाढ़ का बताया था, बाढ़ वाला इम्पोर्टेंट है, व्हीलर का इम्पोर्टेंट है, फेयर सर्विस का इम्पोर्टेंट है। अगला है परंपरा बाद में भी जीवित रही, ये इम्पोर्टेंट नहीं इतना। जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जलवायु बोल दो या प्रकृति में परिवर्तन बोल दो, कि जलवायु चेंज हो गई, मतलब कि गर्मी सर्दी, अगर गर्मी पड़ने लगी तो इसलिए लोग मर गए। कई मानते हैं कि यहाँ पे ठंड पड़ने लगी इसलिए गर्मी नहीं मिली, लोगों को फसलें नहीं हुई, खाना नहीं मिला, जिसके कारण कि ये सभ्यता खत्म हो गई। तो अमलानंद घोष मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गई।
अमलानंद घोष, ओरेलस्टाइन। प्राकृतिक आपदा मतलब कि प्रकृति में आपदाएं आ गई, तो ये किसने माना है? KUR कनेडी ने। भूतात्विक परिवर्तन मतलब कि भूमि में परिवर्तन हो गए, भूकंप वगैरह आ गए, तो ये किसने माना है? MR साहनी ने। अगला है प्रशासनिक स्थिरता मतलब कि जो प्रशासन चला हुआ था हड़प्पा सभ्यता में वो गड़बड़ा गया, जिसके कारण कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो ये जॉन मार्शल ने माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉन मार्शल तो इम्पोर्टेंट पर्सन है इसमें हड़प्पा सभ्यता में। अगला है आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण मानना है किसने? गार्डन चाइल्ड ने और व्हीलर ने। आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अब देखिए आगे बताए कि सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है, और ये फेमस चीज़ें हैं, इनको याद रखना, आप एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन कि हड़प्पा से क्या मिला है? तंदूर मिला है। कालीबंगा से क्या मिले? सजावटी ईंटें मिली है मतलब कि चित्राकार ईंटें जिन पर डिजाइन बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो का आपको मैंने स्नानागार बताया था जो कि स्विमिंग पूल टाइप में था। अगला मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कुषाणकालीन स्तूप मिला है एक। दो चीजें ना मोहनजोदड़ो से, स्नानागार और कुषाणकालीन स्तूप। अगला क्या है? तांबे के कुल्हाड़ी कहाँ से मिले? तो वो रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में, भारत के। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, भारत के पंजाब में। तांबे के कुल्हाड़ी। जोता हुआ खेत हमने पढ़ा था कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। एक खिलौना का हल मिला, वो बनावली से मिला है। बनावली कहाँ है? आपके हरियाणा में। अगला है 3 हिस्सों में विभाजित नगर। मैंने आपको इसके बारे में ऊपर भी जिक्र किया था कि नगर दुर्ग हो गया, मध्य नगर हो गया और निचला नगर हो गया। तो वो कौन सा है? धोलावीरा। मतलब कि जो ऐसे मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था ना 3, कि ये तो ऊंचा टीला दुर्ग था, इसको नगर बोला जाता था, और इसको धोलावीरा में ये भी जगह थी जिसको कि मध्य नगर बोला गया है। मध्य नगर ये दुर्ग हो गया, ये निचला हिस्सा हो गया जो कि नीचे की साइड था, और बीच में मध्य नगर था। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है गोदीवाड़ा। हम बार बार पढ़ रहे हैं गोदीवाड़ा मीन्स बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ से मिली है? लोथल से। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? रंगपुर और लोथल। रंगपुर भी कहाँ है? गुजरात में है, और लोथल क्या है? ये भी गुजरात में। और कहाँ पर है? गुजरात के खंबात की खाड़ी में। याद रखना, धोलावीरा जो है वो कच्छ की खाड़ी में है और ये खंबात की खाड़ी में। अग्निदेव कहाँ से मिले? कालीबंगा से और लोथल से। घोड़े के दांत राणा गुड्डई से। घोड़े के दांत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राणा गुड्डई से। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये हमने पढ़ा था ऊपर, मोहनजोदड़ो की मिली है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखिए, कफन युक्त शवदाह मतलब कि कफन से ढका हुआ जो मनुष्य का शरीर है, शव है, वो कहाँ से मिला है? वो हड़प्पा से मिला है, क्योंकि कब्रिस्तान हड़प्पा से ही मिला है ना। हमने पढ़ा था कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तो इसलिए हड़प्पा में ही कफन युक्त शवदाह मिला है। अगला है घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली? तो वो सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से। अगला है बुना हुआ कपड़ा कहाँ से मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला है कांस्य का बना हुआ पैमाना जो कि मापने का है। हमने पढ़ा था ना कि मापने के पैमाने मिले जो 16, 32 ऐसे थे, वो लोथल से मिले हैं। अगलो अविभाजित शहर कौन सा है? आमरी और कोटदीजी, जो कि किसी भी नगर में विभाजित नहीं, जो कि हमने पढ़ रहे हैं ना, कोई 3 में है, कोई 2 में है। तो जो आमरी और कोटदीजी है ये किसी भी में नहीं बंटा हुआ है, कोई भी नहीं, इसमें खाली है सारा, ऐसे ही बना हुआ है एक पूरा नगर। ये ऐसे हैं पूरा, उसमें ही आमरी है, इसमें कोई ऊपर टीला और नीचा टीला नहीं है। चलिए आगे का हम जो है वो कल करेंगे, ठीक है। आज हमारा हो गया, इसका एक पार्ट और बनेगा आपका हड़प्पा सभ्यता का, उसमें जो है हम आगे का हमारा पढ़ लेंगे। 2 पार्ट में आपका हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, 2 पार्ट में आपका पाषाण काल जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, उसके बाद हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। 2 क्लास होगी, तो ऐसे करके जितना जल्दी हो सकेगा हम हमारे प्राचीन भारत की सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।